नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ अक्षय। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है और उस लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है वो है इस देश का कानून और संविधान। देश के संविधान में हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए बराबरी और समान न्याय का अधिकार भी देता है। और यही कानून और संविधान हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी न होने या फिर कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर खुद को न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ पर मौजूद रहते हैं आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। आज जिस विषय के साथ हम यहाँ पर मौजूद हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं कि महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर क्या कुछ प्रावधान है, और इसके साथ ही अगर किसी और तरह की कोई कानूनी अड़चन, कोई कानूनी समस्या आपके जहन में चल रही है, कोई रास्ता, कोई विकल्प आपको नजर नहीं आ रहा, तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं। क्या बेहतर कानूनी विकल्प हो सकता है, इस बात का जवाब हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। हालांकि आज का हमारा विषय महिलाओं से संबंधित है। महिला सशक्तिकरण को लेकर क्या कुछ प्रावधान है और क्या महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं, इससे संबंधित कोई सवाल है या फिर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन है, तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं। क्या बेहतर कानूनी विकल्प हो सकता है, इस बात का जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फोन लाइन्स खुल चुकी हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर जो 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं और क्या बेहतर कानूनी विकल्प हो सकता है, इस बात का जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और आज इस विषय पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ 3 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सम्मानित अतिथियों से। मेरे साथ नोएडा स्टूडियो से परीक्षित शर्मा जी हैं, आप अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। रितंभरा मिश्रा जी हमारे साथ इलाहाबाद से जुड़ी हैं, आप अधिवक्ता हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की। लखनऊ से मुरली मनोहर श्रीवास्तव जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, आप अधिवक्ता हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के। बहुत स्वागत है आप तीनों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुरुआत परीक्षित जी मैं आपसे करूंगा। आज हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। जो कानूनी प्रावधान महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में किए गए हैं, कितना सशक्त मानते हैं कि पहले की अपेक्षा आज की डेट में महिलाएं सशक्त हैं? जी अक्षय जी, जिस तरीके से आपने पहले देखा होगा कि महिलाओं को अपने कानून, अपने अधिकारों के विषय में जानकारी नहीं होती थी, कानून से वो अवगत नहीं होती थी, लेकिन आज के एरा में, आज के युग में महिला पहले से बहुत ज़्यादा सशक्त हो चुकी हैं। चाहे वो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से देख लीजिए या सोशल मीडिया के माध्यम से देख लीजिए, उनको कहीं ना कहीं हर स्थान पर, हर जगह जो है जागरूकता उनको मिलती है। चाहे वो थाने में जाएं तो एक अलग वहाँ पर बोर्ड लिखा हुआ है, उनकी जागरूकता के विषय में उनके पॉइंट्स दिए हुए हैं। और उसके अतिरिक्त भी जो आज का प्रोग्राम है वो हम इसीलिए कर रहे हैं कि किस तरीके से उनको उनकी जागरूकता बताई जाए, क्या क्या उनके अधिकार होते हैं। तो सबसे पहले आज हम वुमेन के लिए ये बताते हैं कि यदि किसी भी वुमेन को उसकी जुडिक्शन के बाहर कोई एफआईआर दर्ज करानी है तो वो एफआईआर दर्ज करा सकती है। कोई भी रेप, मोलेस्टेशन के मामले में यदि उसका जुडिक्शन नहीं बनता है थाने का, तो वो किसी अन्य थाने में जाकर 0 एफआईआर कटवा सकते हैं। उसकी इन्वेस्टिगेशन वहाँ से पूरी प्रोसेस हो जाएगी और यदि उसके बाद में कोई ऐसा मामला होता है तो वो ट्रांसफ़र कर दी जाती है। उसके बाद में सीआरपीसी में ये प्रावधान दिया गया है कि किसी भी महिला को सनसेट के बाद में अरेस्ट नहीं किया जाएगा और सनराइज से पहले अरेस्ट नहीं किया जाएगा। तो ये सारे प्रावधान महिलाओं को पता होने चाहिए। उसके बाद में यदि कोई भी महिला जो कि रेप से पीड़ित है और उसको अभी इस कंडीशन में है कि वो एफआईआर नहीं लिखवा सकती, तो डायरेक्ट वो हॉस्पिटल में जाके अपना प्राइमरी ट्रीटमेंट वहाँ पर ले सकती हैं। वहाँ डॉक्टर उस चीज़ से बाध्य हैं कि सबसे पहले उनको वो ट्रीटमेंट देंगे, ना कि उनको ये कहेंगे कि आप पहले पुलिस में जाके एफआईआर लिखवाइए। सुप्रीम कोर्ट की ये बिल्कुल सीधी जजमेंट है कि वो सीधा पहले उसको फर्स्ट एड देंगे, उसके बाद में किसी एफआईआर की या किसी पुलिस को कॉल किया जाएगा। उसके बाद में एविडेंस के लिए यदि 164 के बयान उसके कराए जाते हैं उसमें मजिस्ट्रेट के पास, तो उसको बिल्कुल प्राइवेसी में कराए जाएंगे। किसी भी अन्य व्यक्ति वहां पर नहीं होगा, कोई दबाव नहीं होगा, कोई फोर्स नहीं होगा। इस तरीके के जो ये छोटे छोटे
अधिकार हैं, हर महिलाओं को अपने अधिकारों के विषय में जानकारी होनी चाहिए। चलिए बिल्कुल, आज हम इसीलिए इस विषय को चर्चा में भी लेकर आए हैं कि महिला सशक्तिकरण की बात तो खूब होती है और ये भी खूब सुनने को मिलता है कि आज पुरुष प्रधान समाज में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, लेकिन ये वास्तविक स्थिति कहां तक पहुंची है। एक दर्शक हमारे साथ बुलंदशहर से सोमेश्वर जी जुड़ गए हैं, सबसे पहले उनका सवाल ले लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए सोमेश्वर जी, क्या परेशानी? परेशानी ये है कि मेरी मिसेज 5 बहनें हैं, उनके फादर की डेथ हो चुकी है सन 2007 में। जी हेलो जी जी। तो उनके वारिसान के तौर पे सबको 5 बहनों को अपनी अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल चुका है। उसके बावजूद सबसे बड़ी बहन के बेटे ने अनरजिस्टर्ड विल बना के 229 भी दाखिल की तहसील में, वहां से वो खारिज भी हो गई। उसके बावजूद फिर वो कमिश्नरी लेवल पे भी खारिज हो गई, रेवेन्यू बोर्ड चले गए। फिर उसके बाद कोर्ट में से उन्होंने अपना कब्जा फर्जी दिखाते हुए एक आदेश पारित करा लिया। तहसीलदार के यहाँ से नामांतरण हुआ, वो भी बाद में उन्होंने यथास्थिति जानने के बाद में खारिज कर दिया। तो इस मुकदमेबाजी से मैं महिला सशक्तिकरण के माध्यम से जानना चाहता हूँ कि निजात मिलने का कोई ऐसा रास्ता है कि इस फर्जीवाड़े से हम बच सकें। परीक्षित शर्मा जी, फर्जीवाड़ा इनके साथ हुआ है, कोई आपको देखिए, यदि किसी भी व्यक्ति के साथ फर्जीवाड़ा होता है, चाहे वो महिला है या पुरुष है, तो उसकी संबंधित मामले की जानकारी आप लिखित में नजदीकी थाने में दे दीजिए। नज़दीकी थाने से अलग उस कंसर्न डिपार्टमेंट, जिस कंसर्न डिपार्टमेंट से फर्जीवाड़ा हुआ है, उसके उच्च अधिकारियों को उसकी सूचना आपको देनी चाहिए। यदि आप उनके विभाग में जाके वो सूचना नहीं दे सकते हैं, आपको घबराहट होती है, आप परेशान होते हैं, महिला है क्योंकि आप कहते हैं, तो आप बाय रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट या ईमेल के थ्रू भी उसको भेज सकते हैं। और यदि वहां से कार्रवाई नहीं होती है और वो क्रिमिनल मैटर है, क्रिमिनल नेचर का वो मैटर है, तो आप 156(3) में भी कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, 200 की कंप्लेंट भी डाल सकते हैं और वहां से आपको पूर्णतः लाभ मिलेगा और जो भी आपकी रेमेडी है वो आपकी वहां से पूरी हो जाएगी। चलिए बिल्कुल, उम्मीद करते हैं जो सोमेश्वर जी आपका सवाल था उसका वाजिब उत्तर आप तक जरूर पहुंचा होगा। हम अपने दर्शकों से भी बार बार अपील करते हैं कि किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन, कोई कानूनी समस्या आपके सामने है तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं और क्या बेहतर कानूनी विकल्प हो सकता है, इस बात का जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मुरली मनोहर श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आऊँगा। आज की तारीख में कितना सशक्त हुई हैं महिलाएँ और साथ ही महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए जो भी कानून पारित हुए हैं, कहा तो जाता है कि बड़ी संख्या में कानून हैं, लेकिन क्या उससे परिवर्तन आया है पहले की अपेक्षा? देखिए, महिलाओं को स्पेशल राइट देने के लिए, उनके प्रिविलेज के लिए कई कानून बनाए गए हैं, जिसमें कुछ कानून 8-10 जो कानून है बड़े बड़े। एक तो आप डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट लेकर चलिए जी जी, जिसमें अगर किसी महिला से उसके विवाह में अगर दहेज मांगा जाता है तो शिकायत कर सकती है। दूसरा प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है। 18 साल से अगर कम महिला है, उसकी शादी हो रही तो उसकी शिकायत करी जा सकती है क्योंकि ये गलत है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है जिसमें 2 जीवित बच्चे अगर पैदा हो रहे हैं 2 बार में तो उसको 180 दिन के लिए मैटरनिटी लीव मिलती है, ये उसका अधिकार है। अगली चीज एक है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। जी जी, ये भी महिलाओं के लिए स्पेशल एक्ट है कि अगर उनकी प्रेगनेंसी है और कुछ अगर उसके नियम दायरे में आती हैं तो उसको प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकती हैं अपनी कंसेंट से जी। दूसरा है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, जिसमें किसी भी एडवर्टीजमेंट में या कहीं चित्रकारिता में या कहीं फोटोग्राफ में अगर किसी महिला की ऐसी तस्वीर है जो इंडिसेंसी की डेफिनेशन में आती है, जो अश्लील है, उसके खिलाफ शिकायत की जा सकती है और कार्रवाई होती है। उस एक और एक्ट है सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट, ये 2013 में बना जी। ये आम आदमी को भी पता है कि वर्क प्लेस में अगर किसी महिला कोई कार्य कर रही है तो पुरुष वर्ग उसके साथ अश्लीलता करता है या छेड़छाड़ करता है या इस तरह की बातें करता है जो महिला को पसंद नहीं है, तो उसके लिए शिकायत कर सकती है, कमेटी बनती है, उसका एक कानून है।
एक और एक्ट है स्पेशल मैरिज एक्ट। जी मान लीजिए दो धर्म के लोग हैं, एक महिला किसी और धर्म की है, पुरुष किसी और अन्य धर्म का है, और दोनों में दोस्ती हो जाती है और दोनों विवाह करना चाहते हैं, लेकिन दोनों चाहते हैं कि हम अपने अपने धर्म से ही रहेंगे। तो इसके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट का प्राविधान है महिलाओं के लिए स्पेशल, कि आप अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्म के पुरुष के साथ विवाह करके रह सकती हैं। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन एक्ट बना है 1990 में, जिसमें शिकायत आदि करी जा सकती है। जी उसके बाद एक इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट है 1976 में पारित हुआ है ये, जी जिसमें ये पहले ये था कि जो अगर फीमेल वर्कर है, काम कर रही है खेत में या कहीं और, तो उसको कम मजदूरी दी जाएगी, और अगर मेल वर्कर है तो उसको ज्यादा मजदूरी दी जाएगी। इन सब चीजों को हटाने के लिए, ये सामाजिक बुराइयों को हटाने के लिए इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट आया। जी 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 चलिए बिल्कुल। और भी हम तमाम पहलू समझेंगे। हमारे साथ लगातार कॉलर्स भी जुड़ रहे हैं, उनका सवाल भी हम ले लेते हैं, क्योंकि आज का विषय वाकई में बेहद गंभीर है। मेरे साथ समीरुद्दीन साहब कटिहार से जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए समीरुद्दीन साहब। ऐसा है कि मेरी खतियानी जमीन पर हरिजन लोगों ने कब्जा कर रखा है। मैंने 8 लोगों को प्रतिवादी बनाया है। अब एक प्रतिवादी हाजिर नहीं हो रहा है, जबकि उसका पति हाजिर है, एवं सभी लोगों ने WS नहीं दिया तो वंचित हो गया। अब मैं उस गैर हाजिर महिला का नाम हटवाना चाहता हूँ, क्या वह हटाया जा सकता है? परीक्षित शर्मा जी, क्या हटवाना चाहते हैं? लास्ट एक महिला का नाम उसमें शामिल कर दिया गया है, इनकी खेती की जमीन है उस पर कब्जा कर लिया गया है। ये चाह रहे हैं कि रजिस्ट्री जब करवाई गई तो उसके बाद उस महिला का नाम हटवाना चाहते हैं जो गलत तरीके से शामिल हुआ था। उसको लेकर क्या कर सकते हैं? नहीं, वो तो ये कह रहे हैं ना कि WS फाइल हो गया है, लेकिन वो आ नहीं रहे हैं। एक लोग नहीं, हाँ, एक नहीं आ रहे हैं, तो उसमें प्रावधान होता है एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स उनके खिलाफ हो सकती है। जो भी उनका हक बनता है उसको मद्देनजर तब रखा जाएगा, तब वो पेश होंगे कोर्ट के अंदर। यदि वो कोर्ट में प्रेजेंट ही नहीं हो रहे हैं तो कोर्ट के पास पावर है कि वो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग करके उनकी अपॉर्चुनिटीज को क्लोज कर दिया जाएगा, और उनकी अपॉर्चुनिटीज क्लोज करके फाइनल आर्गुमेंट पे मैटर लगा के जो भी आपके पक्ष की बात है, आपके पक्ष में उस चीज का फैसला सुना दिया जाएगा। तो आप इन्हें क्या करना होगा? आपको तो इनको तो कुछ नहीं करना है। यदि कोर्ट उसमें एक्स पार्टी करेगी तो कोर्ट खुद करेगी, यदि कोर्ट नहीं कर रही है तो उसके लिए एप्लीकेशन उसमें मूव कर सकते हैं अपने अधिवक्ता के माध्यम से, और उसमें एक्स पार्टी प्रोसीडिंग होने के बाद में एक तरफा मामला इनके ही पक्ष में सुनाया जाएगा, क्योंकि ये सिविल प्रोसीजर कोड में बिल्कुल साफ इसमें प्रोसीजर है कि यदि कोई भी व्यक्ति जो डिफेंडेंट है और वो समय पर तारीख पर नहीं आता है तो उसके खिलाफ एक्स पार्टी प्रोसीडिंग कर दी जाती है, और जो भी अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ लॉ जो भी प्रोसीजर होता है उसके बाद में वो सारा उसी तहत से होता है जैसे कि वो पेश हो रहा हो। चलिए बिल्कुल, उम्मीद करते हैं समीरुद्दीन साहब जो आपका सवाल था उसका वाजिब उत्तर आप तक जरूर पहुंचा होगा, और जो परीक्षित शर्मा जी ने आपको तरीका बताया वो तरीका आप अख्तियार कर सकते हैं। निश्चित तौर पर जो आपकी परेशानी है उससे आपको छुटकारा जरूर मिलेगा। आज हम बात कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण की। महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर जो कानूनन व्यवस्था है उसको लेकर महिलाएं कितनी सशक्त हुई हैं, या फिर अभी क्या कुछ महिलाओं की स्थिति देखने को मिलती है। रितम्बरा मिश्रा जी, मैं आपके पास आऊंगा। आपको लग रहा है कि महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति आज की डेट में जागरूक हैं? खास तौर पर हम उन महिलाओं की बात कर रहे हैं जो ग्रामीण अंचलों में रहती हैं आज भी। मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि ने बताया वो सारे कानून हैं और नेशन में भी है, काम कर रहे हैं, लेकिन जागरूकता की बात है तो जागरूकता जो पहले की, मैं 5-6 दशक से पहले की बात करूं तो आज बहुत जागरूकता, अच्छी जागरूकता आई है। न्यायालय के अंदर जहां एक फैमिली कोर्ट से आज 5-5 फैमिलियां कोर्ट काम कर रही हैं, तो ये इस बात को दर्शा रही हैं कि जो महिलाओं में जागरूकता, जो कानून बने हैं उन कानून का जो है अनुपालन हो पा रहा है कि नहीं। तो वहां थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगी कि जो महिला अपनी पीड़ा लेकर अदालत की सीढ़ियों पर आती है तो होता है कभी कभी जो पेंडेंसी है, जो पेंडेंसी की वजह से या जो प्रोसीडिंग है वो उसकी वजह से थोड़ी सी वो फिर अपना दर्द भूल जाती है, मुकदमे के दर्द से परेशान हो जाती है। तो वहां पे थोड़ा हम लोगों को भी समझना होगा, चाहे हम वकील हों और चाहे हमारे जजेस हों, जब इच्छा शक्ति होगी तभी उस जो जिस भी एक्ट के तहत हम कोई हैं उसको लाभान्वित हम तभी कर पाएंगे। और एक चीज और मेंशन करना चाहूंगी कि जो हमारी शीर्ष अदालतें हैं
तो वो एक अपनी उससे जो है रूलिंग तो निकाल देते हैं, अपने अदालतों से किसी न किसी पे जो है अपना एक उपदे देते हैं, लेकिन होता क्या है कि जो प्रोसीडिंग चल रही है उसके अनुपालन में वो चीजें नहीं आ पाती हैं, तो महिलाओं को वहां पे कि जो हम उसको न्याय व्यवस्था दिलाएं, वह त्वरित न्याय व्यवस्था की जो एक व्यवस्था है वो न्यायालय द्वारा सब मिल के करना उचित रहेगा, तभी उसको न्याय मिलेगा। एक चीज मैं आपसे और समझना चाहूंगा रितंबा मिश्रा जी, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, लिंग के नाम पर या फिर जन्म स्थान के आधार पर जो कहा जाता कि जो भेदभाव हुआ करता था, उसमें आपको लग रहा है कि कितना कमी आई है, या फिर अभी भी आपको लग रहा है कि इस तरह का भेदभाव देखने को मिलता है? एकदम स्पष्ट कहना चाहूंगी कि कानून के अंतर्गत हमारे न्यायपालिका या धर्म को लेकर कोई भेदभाव नहीं है। जी जी। वो जिस कानून में जो भी बना हुआ है, अगर वो पीड़िता चाहे वो किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति की हो, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हमारे सीआरपीसी में, जो हमारे सीपीसी में जो कानून है, उसी कानून के व्यवस्था के अंतर्गत उसको न्याय मिलने की बात आती है, और हम लोग वही कोशिश करते हैं दिलाने की। वहां नहीं है ये जो जाति धर्म की बात है, ये पॉलिटिकल और सामाजिक क्षेत्र की बात है। न्यायपालिका के अंतर्गत ये सब चीजें नहीं आती हैं, अभी न्यायपालिका से अछूता है। जी, तो मैं कहूंगी, लेकिन हाँ, वहाँ पीड़िता जब न्यायालय में आती है तो निश्चित रूप से जो मुझे लगता है कि जो 6 महीने में या साल भर में उसको एक पारिवारिक तरीके से उसको मिल जाना चाहिए न्याय व्यवस्था, वैसी नहीं हो पा रही है। तो उसके लिए सब मिलके, चाहे वो बेंच हो चाहे समाज हो, सबको मिलके करना होगा, तब चलिए, यानी आपको लगता है कि सामाजिक भागीदारी भी बढ़ानी चाहिए और लोगों को, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, उनको सशक्त करने के लिए अपनी तरफ से इनिशिएटिव भी लेना चाहिए। किशन दत्त शर्मा अगले दर्शक कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका। सवाल कीजिए किशन जी, क्या परेशानी? मेरा है कि मेरी वाइफ का नाम एक कमरा है जो कि मैं उसको किराए पे ही हूँ, और जो ओनरशिप नहीं है, मतलब जैसे किराए पे रहते नहीं हो, बोलते तो कम उसमें दे, तो उसके बाद उसका एग्रीमेंट भी है, लेकिन एक बगल वाला का है जिसको हम ऐसे ही रहने के लिए बोला कि हम तंग हो रहे हैं, हम सो जाया करें, मत के सो जाया करो। दिन में हम काम करता, रात में होता था, उसके बाद जो उसने उसको कब्जा ही कर लिया। तो अब परेशानी क्या हो रही है? अब उसने केस कर दिया सर मेरे ऊपर। उसने बोला कि मैं 50,000 में मोल लिया हूँ, भाड़ा मैं बाड़ी वाला को देता हूँ, बाड़ी वाला को जब भाड़ा मैं दे रहा हूँ सर। चलिए ठीक, परीक्षित शर्मा जी, क्या इन्हें करना चाहिए? सवाल समझ आया? नहीं इनका ये कहना है कि एक कमरा इनकी पत्नी ने भाड़े पर दिया था, जिस पर उस शख्स ने कब्जा कर लिया है और अब वो खाली नहीं कर रहा है। लगातार फंसाने के भी प्रयास। हाँ, कोई बात नहीं, यदि उसने कब्जा कर लिया है तो आप अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन, सीपीसी में प्रोविजन है, आप सूट फॉर एविक्शन डाल सकते हैं। आपको जो भी बोनाफाइड उसमें अभी ग्राउंड्स हैं, आपके जिस ग्राउंड पे आप उसको खाली कराना चाहते हैं, आप उसको आपको शॉप खोलनी है, या आपके पास और उसके अलग रहने के लिए मकान नहीं है, या आपकी खाली लाइवलीहुड उसी मकान से चल रही है, तो आप बोनाफाइड रीजंस डाल के उसको सूट फॉर एविक्शन खाली कराने का एक मुकदमा दायर कर सकते हैं अपने जो भी आपका सिविल अदालत लगती है आपके जुडिक्शन में, और वहाँ पर आप उसको डाल के उनको कॉल करके न्यायालय में, और आप अपने हक को वहाँ से ले सकते हैं। चले बिल्कुल किशन दत्त शर्मा जी, उम्मीद करते हैं जो आपका सवाल था उसका वाजिब उत्तर आप तक जरूर पहुंचा होगा, और साथ ही अपने दर्शकों से भी हम अपील करते हैं कि हमारा जो आज का विषय है महिला सशक्तिकरण की हम बात कर रहे हैं, उनको लेकर क्या कुछ प्रावधान है, इससे संबंधित कोई सवाल है या फिर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन है, तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। मुरली मनोहर श्रीवास्तव जी, आपको लग रहा है कि लोक सेवाओं में बगैर भेदभाव के अवसर के समानता के साथ मौके मिलते हैं महिलाओं को? हाँ बिल्कुल, महिलाओं को मौके मिल रहे हैं। और अब असमानता वाली बात धीमे धीमे खत्म हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि नॉलेज इज द बेस्ट पावर। तो जब तक नॉलेज या पढ़ाई नहीं होगी महिलाओं में या बेटियों में, तब तक आप कितने भी कानून बना लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, तो बहुत मुश्किल है उनको अधिकार दिलाना। जी जी। तो जो शिक्षा की बात है, पढ़ाई की बात है, ये बेसिक है। अभी एक लॉ ये भी है कि गर्भ में जो बच्चियां हैं
उसको बताया नहीं जाएगा कि फीमेल है कि मेल है, ये भी फीमेल के ही फेवर का लॉ है। और इसका भी इम्प्लीमेंटेशन जैसे हम देखते हैं हर हॉस्पिटल में लगा हुआ है बोर्ड, हर मैटरनिटी हॉल में लगा हुआ है, अब और कोई अब बताता भी नहीं है। तो ये महिला सशक्तिकरण की तरफ ही एक कदम है। और समानता तो आ रही है। जो लोगों की सोच आज से 25 साल पहले या 30 साल पहले हुआ करती थी, उस सोच में बदलाव हुआ है। जी। वर्क प्लेस पर भी उनको अधिकार दिए जा रहे हैं, समान दर्जा दिया जाता है, वर्क वेजेस भी दिए जा रहे हैं, और रिजर्वेशंस की तरफ भी है कि महिलाओं का योगदान हर फील्ड में बढ़े। चलिए, बिल्कुल। एक और दर्शक हमारे साथ अमरीश मिर्जापुर से जुड़े हैं। बहुत स्वागत है अमरीश जी, सवाल कीजिए, क्या परेशानी? ऐसा है कि मेरी माँ अपने पिता की जी केवल पुत्री हैं, और उनके पिता काफी पहले 1985-86 में मर चुके हैं, और उनकी 2 सगी बहनें थी, वो भी अभी इस दुनिया में नहीं है। जी। तो उनके जो पैतृक संपत्ति है, मतलब उनके पूर्वज से ही उनके पिता को प्राप्त हुई थी। और मेरी माँ की जो सगी माँ थी वो मर चुकी थी, उनकी जो दूसरी माँ है उन्होंने किसी और को रक्त संबंध से बाहर जाकर एक वसीयत कर दिया था। तो अब उसको हम लोगों ने एक कोर्ट में उसको चैलेंज किया, लेकिन वहां से ये बताया गया कि ये 2005 के जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है उसमें संशोधन के बाद ये इनके ऊपर लागू नहीं होता, क्योंकि उनके पिता पूर्व में मर चुके हैं। तो क्या ये कानून का ये इस प्रकार से उल्लंघन नहीं है? चले, बिल्कुल। रितंबरा मिश्रा जी, अगर आवाज इन कॉलर्स की आप तक पहुंची हो तो क्या जवाब देंगे? हाँ, थोड़ी मुझे क्लियर आवाज नहीं, इनका जो क्वेश्चन था वो समझ में नहीं आया है, जो आप डिक्टेट कर दे मुझे। जी, इनका ये कहना है कि इनकी जो मदर हैं उनके फादर की डेथ हो चुकी है और पुत्रियों में एकमात्र यही जीवित हैं, लेकिन जो उनके पूर्वजों की प्रॉपर्टी है, जो इनके पिताजी के पास, इनकी माताजी के पिताजी के पास जो पूर्वजों की प्रॉपर्टी है, वो इनको मिल सकती है पूरी या फिर नहीं मिल सकती है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि रक्त संबंधों से बाहर जाकर किसी दूसरे के नाम पर वसीयत की गई है। तो क्या वो मान्य होगी वसीयत, या फिर अपने अधिकारों को लेकर इनके पास कोई विकल्प बचता है? नहीं, ये चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट पे, ऐसा नहीं है। इनको भी कुछ जो वसीयत है, अब ये नहीं पता है कि वसीयत इनकी रजिस्टर्ड है कि ऐसे लिखी गई है। अगर रजिस्टर्ड वसीयत है तब तो ये नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो ये देखा जाएगा कि वो मतलब किसको उन्होंने दिया है, उनका जो सजरा होता है कि किस ब्लड को मिलना चाहिए। और अगर अनरजिस्टर्ड होगा वसीयत, तो अभी भी पुराने जमाने के लोग अनरजिस्टर्ड भी वसीयत रखे हुए हैं, तो उसको सिविल सूट को जो है सिविल जुडिक्शन के क्षेत्र में चैलेंज किया जा सकता है। चलिए, बिल्कुल। उम्मीद करते हैं आपके सवाल का जवाब अमरीश जी मिल गया होगा, और जो चैलेंज करने की बात अभी आपको रितंबरा मिश्रा जी ने बताई है, तो आप चैलेंज कर सकते हैं। निश्चित तौर पर आपको अदालत के जरिए राहत जरूर मिलेगी। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए, और बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, इस विषय पर अपनी राय रखने के लिए। तो दरअसल कानून तो हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद होता है, लेकिन एक बड़ा तबका इंसाफ की दहलीज से सिर्फ इसलिए दूर रह जाता है क्योंकि जानकारियों का अभाव होता है। और इसी अभाव को दूर करने के मकसद से रोजाना हम आपके बीच मौजूद रहते हैं एक नए विषय के साथ। फिलहाल हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन एपीएन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।